नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया घंटों प्रदर्शन, राहगीर हुए खूब परेशान, नहीं खुली सरकार की नींद। चाक चौबंद हुआ प्रताप गौरव केंद्र, परिंदे भी नहीं पहुंच सकते, संघ की खास मीटिंग। दिल्ली गेट पर नई ट्रैफिक व्यवस्था से राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी, अस्थायी अतिक्रमण है सबसे बड़ा कारण। इक्यावन दिव्यांग जोड़े 10 सितंबर को होंगे एक दूजे के, पहली बार मुस्लिम जोड़े का भी साथ होगा निकाह। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वर्षों से चले आ रहे आंदोलन की। उदयपुर संभाग के सैकड़ों अधिवक्ता बुधवार को एक बार फिर सड़कों पर उतरे, रास्ता जाम किया, गाड़ियों के चक्के रोक दिए, जिससे आमजन को काफी परेशानी हुई। सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट नहीं देने के लिए 3 दशकों से किया जा रहा यह आंदोलन सरकार को भले ही प्रभावित नहीं कर रहा हो, लेकिन इससे खासों आम काफी प्रभावित हुआ है। पिछले 34 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की मांग कर रहे वकीलों का आंदोलन फिर उग्र नजर आया। दरअसल हाईकोर्ट से सर्किट बेंच की मांग को लेकर पिछले 34 वर्षों से वकील हर महीने की 7 तारीख को कार्य का बहिष्कार कर अपना आंदोलन करते हैं। इस कड़ी में बुधवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने अपने आंदोलन के तहत कार्य बहिष्कार के साथ साथ कोर्ट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। वकीलों ने एकजुटता दिखाते हुए कोर्ट चौराहे को पूरी तरह से बंद कर दिया। प्रदर्शन के दौरान वाहन चालकों और वकीलों में कई बार कहासुनी की स्थिति भी हो गई, लेकिन वकीलों ने जरूरतमंद लोगों के अलावा कोई वाहन कोर्ट चौराहे से नहीं गुजरने दिया। वकीलों ने टायर जलाकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने क्षेत्र के नेताओं को खुली चुनौती दी कि जल्द ही उनकी मांग को नहीं माना गया तो खामियाजा भुगतने को तैयार रहें। दरअसल सभी जनप्रतिनिधि चुनावी दौर में हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा अपनी घोषणा पत्र में रखते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार में सभी जनप्रतिनिधि अपना मुद्दा भूल जाते हैं। ऐसे में भरत जोशी ने गृह सेवक कटारिया सहित संभाग के सभी एमएलए के सामने धरना देने की चेतावनी देते हुए अपना आंदोलन और उग्र करने की बात कही। उदयपुर में मैं भी नहीं आऊंगा। सन 1982 से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है और पूरे वेग से चला है। सारे डिवीज़न बंद रहे हैं, सारे एडवोकेट्स हैं, सारी जनता को पता भी है। शायद ये गलतफहमी हो रही है हमको कि 1-2 महीने भी हड़ताल नहीं की या यहाँ पर धरना नहीं दिया, इसलिए जनता को पता नहीं। जनता को, सारे लोगों को पता है, गाँवों में भी उनको पता है कि हाईकोर्ट बेंच का संघर्ष चल रहा है और हमारे लिए चल रहा है। मेरा केंद्रीय मिनिस्टरों से मिलना हुआ। हम लोगों ने दिल्ली में जाकर, उस समय कांग्रेस की सरकार की, तब भी मिले और हमारे लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पर अशोक जी गहलोत को लिख करके भेजा कि आप अपना उत्तर दें और मैं खोलना चाहता हूँ। उस समय गिरिजा जी भी थी और सीपी साहब भी थे और भी दूसरे लोग थे। उसके बाद ये निरंतर चलता रहा है और यहाँ सीएम साहब आई तो सीएम साहब ने भी हमको आश्वस्त किया था और उन्होंने ये कहा था कि हाँ, ये हमारे विचाराधीन है। 14 अगस्त को भी मिले हम लोग, सारे संभाग के लोग मिले और उसके बाद 25 या 26 तारीख को भी सारे एडवोकेट्स भी जो टाइम दिया था उनसे मिले। आगे की क्या रणनीति? आगे की ये रणनीति रहेगी, हम उदयपुर डिवीजन के सभी लोगों को जो हमारे इससे जुड़े हुए हैं उनको बुलाएंगे,
उनसे बातचीत करेंगे और आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज तो ये ऐसा कहा है हमने कि भाई ये, और अभी केंद्र के विधि मंत्री यहाँ आए थे महीने भर पहले, जयपुर से मेरे पास टेलीफोन आया, जोधपुर से टेलीफोन आया कि फलाना आ रहे हैं चौधरी साहब, और उन्होंने भी हमको कहा कि हमको ये पता नहीं है और मैं नया मिनिस्टर बनाऊं, और उन्होंने ज्ञापन हमने दिया उनको, भरत जी भी थे, मैं भी था, और भी कई लोग थे। लॉलीपॉप दे रहे हैं आपको, सभी को समझ नहीं आ रही है क्या? हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। अभी तक उसका सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा आंदोलन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, और कुछ नेताओं ने ऐसी गलतफहमी पाल ली है शायद कि ये तो क्या है, तो होता रहेगा, क्या होगा। ऐसा नहीं है, सारी जनता जानती है। आपने अर्जुन लाल जी मीणा को इसीलिए इसकी कार्यभार सौंपा हमने कि आप आदिवासी एमएलए साहब से, एमपी साहब से बात करें। उन्होंने लोकसभा में, अर्जुन जी ने भी, और सीपी जो जोशी हैं चित्तौड़ के एमपी, उन्होंने, दोनों ने, और हरिओम सिंह जी ने, तीनों ने ये बात उठाई है वहाँ लोकसभा में भी। ऐसा नहीं है कि नहीं उठी है। और अभी भी हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते आप इस हाईकोर्ट बेंच को बनाएं। सारे प्रांतों में, एक प्रांत में 3-3, 4-4 जगह हाईकोर्ट बेंच है, और यहाँ ये प्रांत इस देश का सबसे बड़ा प्रांत है, और यूपी में 4-4 जगह हाईकोर्ट है, और मध्य प्रदेश में, झारखंड का, और उसका वो मध्य प्रदेश का जो टुकड़ा हुआ, उसमें आज एक हाईकोर्ट बेंच वहाँ है और 3 वहाँ मध्य प्रदेश में चल रही है, और ऐसी बिहार में है। इस मंथ में संभाग की संघर्ष समिति की मीटिंग बुलाई जाएगी और कंफर्म किया जाएगा, और यहाँ के जितने लोकल और यानी एमएलए हैं संभाग के, मैं उनका धरना दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लॉलीपॉप, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि लॉलीपॉप दे रही है गवर्नमेंट, वाकई में 34 साल से हमको परीक्षा कर रही है और हमें लॉलीपॉप दिया है। हमारे साथ हकीकत है कि हर एमएलए, चाहे गृह मंत्री हो जाए, चाहे लोकल एमएलए, संभाग के सारे एमएलए को यानी के सामने एडवोकेट धरना देगी और उनको वस्तु स्थिति बताएगी, नहीं तो उनको सड़क पे लाने की कोशिश भी करेगी। शहर में वीरता और शौर्यता का प्रतीक प्रताप गौरव केंद्र आमतौर पर मेवाड़ में आने वाले हर पर्यटक का अनूठा स्वागत करने को तैयार रहता हो, लेकिन 4 दिन से यहाँ के दरवाजे आम आदमी ही नहीं, ताकतवर से ताकतवर लोगों के लिए भी बंद हैं। वजह यह है कि यहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के कई प्रमुख पदाधिकारी अपने वार्षिक और रणनीतिक चिंतन के लिए जमा हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में 8 और 9 सितंबर को राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में संभावित तौर पर गौ रक्षा, दलित प्रकरण, प्रधान सेवक के बयान, विदेश नीति में हो रहे बदलाव, आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन से भारत के रिश्तों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। गत रविवार को मोहन भागवत उदयपुर पहुंचे थे। उसके बाद से वे प्रताप गौरव केंद्र में सर कारवा सुरेश भैयाजी जोशी और सह सर कारवा सुरेश सोनी, दत्तात्रेय हंस बोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल और भी भाग्या के साथ बैठक कर रहे हैं। दरअसल संघ के ये सभी वरिष्ठ पदाधिकारी पूरे साल देश के अलग अलग इलाकों में घूमकर स्थिति का पता लगाते हैं और उसके बाद एक साथ मिलकर उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस साल भी आपसी मिलन का यह कार्यक्रम उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार के लिए फीडबैक और यूपी पंजाब चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा। मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन प्रताप गौरव केंद्र में सुरक्षा का पूरा दारोमदार संघ के स्वयंसेवकों के हाथों में है। वहीं यह कोशिश की गई है कि संघ के आला पदाधिकारियों की इस बैठक में किसी तरह की बाहर दखलंदाजी न हो। बैठक को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। साथ ही प्रताप गौरव केंद्र को आगामी 11 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 8 सितंबर से होने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में संघ से जुड़े सभी संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में विभिन्न संगठनों के करीब 40 सदस्य मौजूद रहेंगे और आगामी रणनीति तय कर अगले साल का एजेंडा भी निश्चित होगा।
राजस्थान में हाल ही लोकतंत्र और राजतंत्र में हुई लड़ाई में भारतीय मजदूर संगठन खुलकर लोकतंत्र के समर्थन में खड़ा है। उदयपुर आए बीएमएस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन ने साफ किया है कि बीएमएस हमेशा लोकतंत्र के साथ खड़ी रहेगी, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। साथ ही यदि कोई सरकार लोकतंत्र से परे जाकर काम करती है तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। बी सुरेंद्रन ने कहा है कि देश का विकास प्रभावी लोकतंत्र के कारण ही हुआ है और बीएमएस हमेशा लोकतंत्र का साथ देगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, फिक्स्ड टाइम सिस्टम, कैजुअलाइजेशन, जब ये सभी नया आर्थिक नीति काम नहीं करना है, ये मजदूर हित के लिए लगातार लड़ने का स्वभाव, ये हमारा एक एक्सटेंशन है। ये देखिए, ये राजतंत्र अलग है, लोकतंत्र अलग है। मजदूर संगठन नाते जब जब लोकतंत्र का मुद्दा समस्या आएगा, लोकतंत्र को खतरा आएगा, हम लोकतंत्र का पक्ष में रहेंगे। पार्टी किसी का भी हो, हमारे लिए लोकतंत्र प्रमुख होता है। इस देश में लोकतंत्र के कारण ही देश आगे बढ़ा है। लोकतंत्र रक्षा करने के लिए भारतीय मजदूर संघ आगे आएगा। जब इंदिरा गांधी के समय में भी, उसी समय में ये देश में इमरजेंसी आया था, भारतीय मजदूर संघ लड़े। हमारे जो श्रद्धेय, हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो भी जेल में थे, अंडरग्राउंड में रख के काम किया है। बहुत सारा भारतीय मजदूर संघ लोगों ने इसी कारण जेल में गए। लोकतंत्र हमारे लिए प्रमुख मुद्दा होता है, हम इसके लिए लड़ेंगे। यदि आपका सरकार लोकतंत्र को थोड़ा भंग करने के लिए कोशिश करने के बाद उसको समझ में आ जाएगा। निगाह में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी चलते रहे। शायद इन्हीं चंद पंक्तियों से प्रेरित होकर लेक सिटी के विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक मूक-बधिर विद्यार्थी ने इंजीनियर बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। पेश है एक मूक-बधिर छात्र की सफलता से जुड़ी एक दास्तां। विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़कर दिव्यांग लोगों के लिए एक मिसाल पेश करने वाले प्रकाश खारोल की कहानी एक मूक-बधिर विद्यार्थी के कड़े संघर्ष और उससे मिली सफलता की दास्तां है। प्रकाश ने विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज से 55% अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास कर अपने जज्बे से जीत की मिसाल पेश की है। रास्ते आसान नहीं थे, पर प्रकाश ने दिव्यांगता को चुनौती देते हुए एक इंजीनियर बनने का सपना देखा था। मूक-बधिर होने के कारण तकनीकी संस्थानों ने उसे दाखिला देने से साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद दिव्यांग प्रकाश को सामाजिक और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। दरअसल प्रकाश ने शहर के अम्मा माता स्थित मूक-बधिर विद्यालय से 10वीं पास करने के बाद इंजीनियर बनने का सपना लेकर 2009 में तकनीकी शिक्षा विभाग में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए आवेदन किया, लेकिन निदेशालय ने अधीन संस्थानों में मूक-बधिर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए साधन और विशेषज्ञ प्राध्यापक नहीं होने का हवाला देकर उसे मना कर दिया। बावजूद इसके भी प्रकाश और उसके परिजनों ने हार नहीं मानते हुए प्रधान सेवक और कोर्ट तक इसकी अपील की। केंद्र सरकार की दखल के बाद दिव्यांग प्रकाश को विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला मिला। प्रकाश की इस लड़ाई में उनके पिता बद्रीलाल खारोल और पारिवारिक मित्र वासुदेव चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए प्रकाश ने आज सफलतापूर्वक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास कर राजस्थान के तकनीकी शिक्षा में इस तरह के विशेष योग्यजन छात्रों के प्रवेश के द्वार खोल दिए हैं। लेवल तक संघर्ष तो काफी करना पड़ा सर, पर संघर्ष को इसका हौसला था, ये शुरू से होशियार था। 10वीं में इसके 80% नंबर आए तो मेरे को यूँ हो गया कि आगे पढ़ सकता है। फिर आगे जो संघर्ष करते गए, उस संघर्ष की कड़ी में हमें विद्या भवन प्रिंसिपल सर अनिल जी मेहता सर मिल गए, तो इन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की। तो हेल्प के साथ में इसका एडमिशन हो गया। होने के बाद में फिर ये जो बताते गए, जो इसका कोचिंग करना, ये ट्यूशन के लिए सारा काम हम उसमें फिर वापस समय की, एग्ज़ाम की सब। तो गवर्नमेंट से कोई छूट या कोई विशेष गवर्नमेंट का इसमें नहीं है। ये हमारे जितना हम एहसानमंद है, ये जो भी शुक्रिया अदा करें तो ये विद्या भवन परिवार का, सरकार का इसमें हमारे पक्ष में कोई भी मतलब स्पेशल योगदान नहीं रहा। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान प्रकाश को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दिव्यांग प्रकाश को फर्स्ट ईयर में बैक लगने के बाद लगा कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन परिवारजन, कॉलेज के प्राचार्य अनिल मेहता और शिक्षकों के भरपूर सहयोग से ये सब कुछ आसान हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रकाश ने अपने पिता के वाहन रिपेयर वर्कशॉप में हाथ बटाते हुए इंजीनियर बनने का सपना देखा।
प्रकाश के पिता की वाहन रिपेयरिंग की वर्कशॉप है। बचपन से ही वह अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। पढ़ाई के साथ वर्कशॉप में काम करता रहा। फिर उसने इंजीनियरिंग करने की सोची और आज वह मुख बधिर होते हुए भी दुपहिया, चार पहिया वाहनों के साथ मोबाइल को रिपेयर कर सकता है। प्रकाश की सफलता में उनके पड़ोसी इंजीनियर विजय बरगट का प्रमुख योगदान है। विजय ने प्रकाश को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसके लिए विजय ने बाकायदा सांकेतिक भाषा को सीखा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल मेहता ने प्रकाश की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि प्रकाश की सफलता ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में मुख बधिर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित कर दिया है। इससे पहले कोटा पॉलिटेक्निक के रुद्राक्ष शर्मा में मुख बधिर होकर इंजीनियर बन चुके हैं। प्राचार्य मेहता ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए विद्या भवन पॉलिटेक्निक स्वस्थ वातावरण तैयार करेगा। यही नहीं, समाज में भी पिछले कुछ समय से ऐसे लोगों के प्रति नजरिए में बदलाव देखने को मिला है। विद्या भवन की ओर से ऐसे छात्रों को बेहतर सुविधा देने और संसाधन विकसित करने पर विचार किया जाएगा। मेरे साथ जो बैठे हैं इनका नाम प्रकाश खारोल है और ये जन्म से मुख बधिर हैं, डेफ एंड डम है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी 10वीं तक की मुख बधिर विद्यालय में प्राप्त की और उनका एक सपना था कि मैं इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए। इनको इसके लिए न्यायालय तक जाना पड़ा, प्रधानमंत्री तक जाना पड़ा, सरकार के पास जाना पड़ा और बाद में सब कुछ इनके पक्ष में रहा और ये कहा गया कि ये भी तकनीकी शिक्षा ले सकते हैं। और तब विद्या भवन ने पहल की कि इस विद्यार्थी को हम पढ़ाएंगे और इनके कारण से राजस्थान में शुरुआत हुई कि तकनीकी शिक्षा के अंदर मुख बधिर विद्यार्थी भी आ सकते हैं। इन्होंने प्रवेश लिया और अपना इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 55% अंकों के साथ पूर्ण किया है और इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। और प्रकाश जैसे लोग बाग अगर ये इसके साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी हैं, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, ये मोबाइल रिपेयरिंग के एक्सपर्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तो हैं, ये मोटर रिपेयरिंग, मोटर व्हीकल रिपेयरिंग उनके भी बड़े विशेषज्ञ हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा संतोष है कि एक मुख बधिर विद्यार्थी ने तकनीकी शिक्षा को प्राप्त किया है। इस तरह का मामला राजस्थान में पहला आया है। राजस्थान के अंदर प्रवेश की जो शुरुआत है तकनीकी शिक्षा में मुख बधिर विद्यार्थी की शुरुआत प्रकाश खारोल ने की और इससे एक उदाहरण और है जिसमें कोटा में रुद्राक्ष शर्मा नाम के विद्यार्थी ने किया। लेकिन जो राजस्थान में ये जो राह खुली कि मुख बधिर विद्यार्थी भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो राह प्रकाश खारोल ने खोली। एक और बात है कि इन्होंने ये अपील किया था कि चूँकि मैं मुख बधिर हूँ तो मुझे परीक्षा में लिखने के लिए अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। वो समय भी इनको एक तरह से एक न्यायालयीय आदेश के बाद मिला, लेकिन उसका उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया और जितनी निर्धारित अवधि थी उसके अंदर इन्होंने इसको पूरा किया। इस तरह की समस्याएं हमें समस्या है कि विद्याभवन में जब हमने इनको प्रवेश दिया तो हम लोग जो विद्याभवन में हैं, जो अध्यापक हैं, हमारा कोई ऐसा प्रशिक्षण नहीं था कि हम एक मुख बधिर विद्यार्थी को पढ़ा सकें। लेकिन हमारी एक संवेदना थी और हमारा कमिटमेंट था कि हम इसको पढ़ाएंगे। तो हमने ज़्यादा लिख कर ज़्यादा चित्रों के माध्यम से इनको पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इसमें सिर्फ हमारी योगदान नहीं है, इनके पड़ोस में एक युवा रहते हैं विजय, उन्होंने बड़ी मदद की, इनके पिताजी ने बड़ी मदद की। इनफैक्ट इनके आस पड़ोस में जो लोग बाग थे, इनके जो मित्र थे, वो भी हमारे विद्यार्थी बन गए, जो हमसे आकर समझते थे कि इसको आपने क्या पढ़ाया और हम घर पर क्या पढ़ा सकते हैं। तो पूरे परिवार की भी और उनके मित्रों की भी बड़ी मदद रही। हमने हमारे पास तो ये कि हम ये कह सकते हैं कि हमें कमिटमेंट था, हमारी संवेदना थी कि हम किसी भी हालत में इस बच्चे को पढ़ाएंगे। शायद वो संवेदनशीलता के कारण से ही हमारा इनके साथ कम्युनिकेशन हो सका। निश्चित तौर से हम अगर ऐसे कोई मुख बधिर विद्यार्थी हैं जो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि वो हमारे पास आए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये प्रयास अकेले हमारे प्रयास नहीं है, उसमें परिवार का भी पूरा समर्थन चाहिए उस बच्चे के साथ कि वो उस बच्चे को प्रोत्साहित करे, उसकी मदद करे। और कहीं न कहीं तरह से में सरकार से भी एक समर्थन चाहिए कि वो ऐसे विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं उनको कोई उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं उनके लिए बच्चों के लिए उस संस्था को उपलब्ध कराएं। लेकिन हमारा कमिटमेंट है और जैसा हमने पहले भी कहा, विद्याभवन की तरफ से हम समावेशी शिक्षा में विश्वास करते हैं। हम समाज के हर वर्ग के, हर तबके के और हर तरह के विद्यार्थी के लिए, ये तो जिन्हें कहते हैं स्पेशली एबल्ड है, भगवान ने इनको विशेष योग्यता भी दी है, हम उस योग्यता में थोड़ा अपना योगदान देना चाहते हैं और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक गर्व है कि राजस्थान के अंदर प्रकाश खारोल एक अच्छे दक्ष तकनीकी इंजीनियर बन के निकले हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के निकले। जन्म से ही दिव्यांगता का दंश झेल रहे इस होनहार बालक प्रकाश ने इंजीनियर बनकर अपने परिवार के साथ अपने कॉलेज का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है। ऐसे में प्रकाश का इंजीनियर बनना सिर्फ उसके लिए उपलब्धि भरा है, बल्कि उसके इस कारनामे ने उन दिव्यांगों को भी नई उम्मीद दे दी है जो दिव्यांगता के अभिशाप के चलते अपने आप को आगे लाने में हिचकिचाते हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहेब एक्सेल, लेडीज, जेंट्स and kids all garments.
411 भोपालपुरा अपोजिट गट्टानी हॉस्पिटल उदयपुर। Call at 02942411 066। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS अकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। 2nd ग्रेड शिक्षक, 3rd ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS अकेडमी स्वागत वाटिका के सामने सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733009444 850406812। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 महीने तक सूरजपोल चौराहे पर बदली ट्रैफिक व्यवस्था के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से दिल्ली गेट पर भी यह फॉर्मूला अपनाया गया, जिससे पूर्व की तरह यहां रहने वाली जाम की स्थिति नहीं रहती है, लेकिन कंट्रोल रूम से होकर गुजरने वाले राहगीरों और वाहनधारियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लगते जाम को देखकर लगता है कि प्रशासन इस फॉर्मूले को यहाँ पर लागू करके कुंभकर्णी नींद सो गया है। शहरवासियों का कहना है कि प्रशासन अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई करने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है।
धान मंडी पर ठेले वालों, सब्जी वालों की लंबी कतार से वाहनधारियों को आने जाने में काफी तकलीफ होती है। हाथीपोल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी सब्जी व्यापारियों का जमावड़ा रहता है और आगे भी ऑटो स्टैंड पर अवैध रूप से ऑटो चलाने वालों के खड़े रहने से वहां से निकलना काफी मुश्किल रहता है। प्रशासन को चाहिए पहले अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करे, तभी जाकर दिल्ली गेट पर लागू की गई नई ट्रैफिक व्यवस्था में सफलता मिलेगी, वरना पूर्व की तरह ही यातायात डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये जो दिल्ली गेट पे अभी जो यातायात की व्यवस्था की गई है वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये जो हाथीपोल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है यह बहुत सकड़ा है, जिसकी वजह से बड़ी निकलने में परेशानी होती है। कृपया इसमें सुधार किया जाए और ये अवैध रूप से जो ये व्यापारी लोग सड़क पर बैठे हुए हैं इनको हटाया जाए। अव्यवस्था यही नहीं है, सिर्फ पूरा मंडी से लेकर यहाँ दिल्ली गेट तक पूरे अव्यवस्था हैं। सब जगह ठेले वाले रोड पर फैले रहते हैं, जिससे निकलने में बड़ी परेशानी होती है। खैर, बात करते हैं पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट के 39वें जन्मदिन की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट का जन्मदिन बुधवार को पूरे प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लेक सिटी में भी गुटों में बचे कांग्रेसियों ने अपने अपने स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष को खुश करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस अनूठे तरीके से मनाते हुए विश्व प्रसिद्ध झील फतेह सागर के बीच में जाकर केक काटा। पायलट का बर्थडे अनूठा मनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहले तो बोट को पूरी तरीके से गुब्बारों से सजाया, उसके बाद इसे झील के बीच में ले जाया गया, जहां पायलट का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व प्रदेश सेवक मांगीलाल गरासिया, गजेंद्र सिंह शक्तावत, जगदीश राज श्रीमाली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने इस मौके पर सचिन पायलट की लंबी उम्र की कामना भी की। देहात जिला कांग्रेस ने आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सचिन जी पायलट के जन्मदिन से तो जन्मदिन उत्सव मनाया और ये जन्मदिन उत्सव हमने निर्णय किया कि फतेह सागर के अंदर मनाएंगे। फतेह सागर में इसलिए मनाया कि झीलों की नगरी है, विश्व प्रसिद्ध झील है और सचिन जी पायलट जिस तरह राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऊर्जावान है, युवा है, उसी हमको सोचते हुए जिसे पानी निर्मल होता है, सचिन जी पायलट का दिल भी बड़ा निर्मल है और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है, इसलिए हमने ये जन्मदिन उनको मनाया। मैं देहात जिला कांग्रेस की ओर से जन्मदिन को मेरी ओर से और देहात जिला कांग्रेस से बधाई देना चाहता हूँ। आज हमने जिला कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ सचिन जी पायलट साहब का मनाया। एक युवा जोश, एक युवा शक्ति, एक युवा एक अनोखे तरीके से आज जन्मदिन मनाते हुए जिलों में हमने अलग रूप से इसको मनाकर एक जन्मदिन की शुभकामनाएं आज हमने युवा नेतृत्व सचिन जी पायलट साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। सचिन जी पायलट एक ऊर्जावान युवा जुझारू नेता है और उनके प्रति कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और आज जिस तरीके से उदयपुर में झाला साहब के नेतृत्व में इस झील भरी हुई झील में और नौकायन के साथ ये जो है उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया,
इससे ये जाहिर होता है कि मेवाड़ के सारे कांग्रेस जन उनके नेतृत्व में है और आने वाले समय में कांग्रेस को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हर चुनाव में विजयी बनाएंगे। ये सारा कार्यकर्ताओं का आज संदेश है, संकल्प है। मैं इस मौके पर हम कांग्रेस जनों की तरफ से बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देते हैं और पायलट साहब दीर्घायु रहे और अच्छा उच्च नेतृत्व प्रदान करें और राजस्थान की जनता की पीड़ा को दूर करें। उदयपुर जिलों की नगरी में आज जिस तरह से माननीय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाने का काम हमारे तमाम सभी साथी यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित तौर से कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय लाल सिंह जी झाला साहब ने जिस तरह से सभी साथियों को सूचना देने के बाद में सभी साथी यहाँ पर एकत्रित होकर के जन्म दिवस मनाने का काम हम आज कर रहे हैं। आज हम देखें कि ये ऐतिहासिक नगरी उदयपुर जिलों की नगरी है और आज उदयपुर जिलों की नगरी में एक नाव में जिस तरह से सेलिब्रेट करने का काम माननीय पायलट साहब का जन्मदिन के रूप में करने का काम कर रहे हैं, एक नया संदेश पूरे प्रदेश में देने का काम कर रहे हैं कि माननीय पायलट साहब जिस तरह से युवा हृदय सम्राट के रूप में काम कर रहे हैं, गरीबों के उत्थान के रूप में काम कर रहे हैं। आज सुबह जिस तरह से मंदबुंदी के बच्चों के साथ में बैठ करके 250 बच्चे वहाँ पर जो है उनको भोजन प्रसाद देने का काम किया और आशा लोगों के लिए एक नया संदेश देने का काम किया। और दूसरी तरफ हम जिलों की नगरी से एक नया संदेश देने का काम करें कि ऊर्जावान अध्यक्ष जी एक नए आयाम को स्थापित करने का काम करें और आगे बढ़ते हुए देश के और राजस्थान के उत्थान में कांग्रेस को बढ़ावा देने में अपना भूमिका का निर्वहन करने का काम करें। हमारे सबकी ओर से माननीय सचिन पायलट साहब का जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लाखों दिव्यांगों के पोलियो का सफल इलाज कर उन्हें नई जिंदगी देने वाली प्रसिद्ध नारायण सेवा संस्थान ने पिछले एक दशक से नई परंपरा इजाद की है, जो दिव्यांगों के सफल जीवन के लिए काफी सार्थक भी रही है। संस्थान की ओर से हर वर्ष दिव्यांग सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है और भेंट स्वरूप उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इससे सैकड़ों जोड़े जिंदगी के नए अध्याय से जुड़ गए हैं। शहर के एक निजी होटल में इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि विवाह समारोह में ऐसे जोड़े एक दूसरे के पूरक बनेंगे जो जन्मजात या दुर्घटनावश निशक्तता का दंश झेल रहे हैं। उनके सूनेपन को दूर करने के लिए संस्थान हर वर्ष दिव्यांग सामूहिक विवाह को आयोजन करती है। जो जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे उसमें कोई पांव से तो कोई हाथ से अशक्त है। किसी जोड़े में एक विकलांग है तो दूसरा सकलांग, एक अपनी आंख से नहीं देख सकता तो दूसरा सुन बोल नहीं सकता। इनमें ऐसे भी जोड़े हैं जो घुटनों के बल या घिसट कर चलते हैं। इस बार संस्थान आगामी 10 सितंबर को 51 दिव्यांग और निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाएगी, जिनमें मंदसौर का एक मुस्लिम जोड़ा भी निकाह पड़ेगा। स्टेशन पे आप देखेंगे तो लॉयंस क्लब की जो लगी हुई है उसके समीप नारायण सेवा संस्थान में भी, और उसकी क्षमता काफ़ी अच्छी है। क्षमता इतनी, आपने इतने ऑपरेशन किए, उन ऑपरेशन में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? बाहर ऑपरेशन नहीं होता, वो तो सर्जिकल कैंप करते हैं, तो कभी कभार जॉब का प्रतिशत कम है, काफ़ी कम है। तकरीबन जो संस्थान के प्रयासों से मिले हैं वो शायद 7-8 हज़ार लोग। नारायण सेवा संस्थान द्वारा 10 और 11 सितंबर को विशाल स्तर पर निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन लियो का गुड़ा बड़ी नारायण सेवा संस्थान के परिसर में होने जा रहा है। इस विवाह में, इस सामूहिक विवाह समारोह में 10 तारीख को प्रातः 10 बजे गणपति स्थापना होगी। 11:30 बजे वधुओं के हाथों पर मेहंदी लगाई जाएगी। 10 तारीख को शाम को 5 बजे टाउन हॉल से 25 बग्गियाँ निकलेगी, जिसमें सब वर वधू बैठे होंगे। और ये बिंदोली शाम को 5 बजे टाउन हॉल से निकलकर दिल्ली गेट बापू बाज़ार होते हुए पुनः टाउन हॉल पर समाप्त होगी। 2000 तकरीबन बाराती होंगे, क्योंकि 51 जोड़ों के सगे संबंधी सब पधार रहे हैं। ये जो जोड़े हैं वो दिव्यांग हैं, अधिकतर दिव्यांग हैं, कुछ निर्धन हैं। एक मुस्लिम जोड़े का निकाह पढ़ाया जाएगा। 11 तारीख को सुबह 10 बजे तोरण संस्कार होगा। तोरण के बाद 11 बजे वरमाला होगी। उसके पश्चात 12:15 साढ़े 12 बजे पाणी ग्रहण संस्कार होगा। उस दौरान उपकरण वितरण भी किए जाएंगे। स्वरोजगार से संबंधित सब्जी के थैले दिए जाएंगे, सिलाई मशीन्स दी जाएगी और सहायक उपकरण जो निःशक्त बच्चों के काम आते हैं, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर्स, बैसाखी, हीरिंग एड, ये सब भी दिए जाएंगे। इसके अलावा इन सब 51 दिव्यांग
एवं निर्धन जोड़ों को उनके घर पर काम आने वाली वस्तुएं भी गिफ्ट की जाएगी, ऑर्नामेंट्स दिए जाएंगे और भारत भर से तकरीबन 800 से 1000 संस्थान के डिवोटीज़ आ रहे हैं, वो अपने अपनी ओर से भी भेंट सामग्री वहाँ दिव्यांग एवं निर्धन लोगों को अपने हाथों से देंगे। ये बहुत शुभ कार्य होने जा रहा है। एक जोड़े का विवाह होता है अपने परिजनों में तो हम लोग कितना आनंद लेते हैं। ये 51 जोड़ों का विवाह है, वो भी उस वर्ग के जिनका विवाह सोच नहीं सकते, वो सपना भी नहीं देखते कि इस प्रकार का विवाह होगा हमारा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, उदयपुर के सभी निवासियों से, चूँकि ये मेवाड़ में हो रहा है, हमारे शहर में हो रहा है ये कार्यक्रम, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस समारोह का आनंद लें, भरपूर आनंद लें। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शोधार्थी संघ परिषद की ओर से बुधवार को संभागीय आयुक्त को जनजातीय सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें व्याख्याता भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में SC/ST को 5% छूट देने की मांग की गई। शोधार्थियों ने ज्ञापन के मार्फत बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी भर्ती में रिजर्वेशन कैटेगरी को 5% छूट दी जाती है, लेकिन RPSC ने पिछले दिनों निर्णय लिया कि ST/SC कैटेगरी को 5% छूट नहीं दी जाए। इस कारण लगभग 70,000 आवेदक प्रभावित हो रहे हैं, जबकि UGC नॉर्म्स के अनुसार कॉलेज व्याख्याता हेतु न्यूनतम योग्यता नेट स्लेट अथवा PG में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य है। यह ST/SC परीक्षार्थियों के हितों के साथ कुठाराघात है। अगर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू ही करना था तो इन परीक्षार्थियों को नेट स्लेट MPhil PhD में क्यों नहीं रोका गया, और अगर कोई नियम अभी बनाया गया है तो जो वर्तमान में 10वीं 12वीं BA में कर रहे हैं उन्हें प्रभावी माना जाए। जो परीक्षार्थी पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जनजातीय सेवक से एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर इस मामले में जांच करने की मांग भी शोधार्थियों ने की। सभी ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी भी दी है कि अगर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही नहीं रोका गया तो मेवाड़ के आदिवासी और सभी दलित वर्गों को आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हम सभी यहाँ ST/SC जनजाति अनुसूचित जाति में जनजाति छात्र संघ के सभी यहाँ कार्यकर्ता हैं शोधार्थी परिषद के, और वर्तमान में जो RPSC के द्वारा कॉलेज लेक्चरर्स की जो भर्ती चल रही है उसमें जो पहले 2 बार विज्ञापन संशोधन निकाला था उसमें ST और SC के 478 यानी कि 478 पद थे, लेकिन अभी 1/9/2016 को वापस इन्होंने री-एडवर्टाइजमेंट किया है, विज्ञापन निकाला है। उसमें से बैकलॉग के जो पद थे उनको समाप्त करके और 478 में से मात्र 389 पद रखे हैं और 86 पदों को लैप्स करके और जनरल में कन्वर्ट कर दिया है। अर्थात ये हुआ कि हमारे आरक्षण नियमों के जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण की जो पॉलिसी है उसके साथ दखलंदाजी की गई है, उसके साथ छेड़खानी की गई है, जो बिल्कुल जो यहाँ का उदयपुर संभाग का दलित और आदिवासी समाज है उस छेड़खानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर इसके हमारी जो मांग है, हमारी ये मांग है कि भाई इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई जाए और जो रोस्टर के साथ जो छेड़खानी हुई है उसको वापस उच्च स्तरीय कमेटी में जाँच करवा कर और देखा जाए, तब तक भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो पूरे संभाग में तहसील लेवल पर आंदोलन होगा और भारी मात्रा में आंदोलन होगा और हम किसी भी कंडीशन में इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी जो हमारी डिमांड है कि इसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है उसमें जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखा है उसमें जो एग्रीगेट 55% रखा है, उसमें ST, SC या OBC जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं उसमें 5% की छूट नहीं दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट या आरक्षण जो नियम है उसमें किसी भी कैटेगरी के लिए जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको 5% की छूट दी जाती है, जबकि इसमें छूट नहीं दी गई है। इसलिए दोनों पॉइंट पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और उसको देखा जाए और जब तक भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हमारे SC/ST के जो पद थे कॉलेज लेक्चरर में 2014 की जो भर्ती थी उस भर्ती में हम लोगों ने एग्ज़ाम भी दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में जिस प्रकार से RPSC ने जो पोस्ट कम की है वो भी इंटरव्यू के 7 दिन पहले, इसका मतलब कोई ना कोई साजिश हुई है दलित SC/ST के साथ में। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम यदि RPSC और राज्य सरकार ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया यथाशीघ्र तो पूरे संभाग में क्या पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेंगे। जो हमारे शोधार्थी हैं, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, उन सभी के हितों के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया घंटों प्रदर्शन, राहगीर हुए खूब परेशान, नहीं खुली सरकार की नींद।
चाक चौबंद हुआ प्रताप गौरव केंद्र, परिंदे भी नहीं पहुंच सकते, संघ की खास मीटिंग। दिल्ली गेट पर नई ट्रैफिक व्यवस्था से राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी, अस्थायी अतिक्रमण है सबसे बड़ा कारण। इक्यावन दिव्यांग जोड़े 10 सितंबर को होंगे एक दूजे के, पहली बार मुस्लिम जोड़े का भी साथ होगा निकाह। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।